हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट 4 के पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बेवरेगस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने चाय और कॉफ़ी के प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन रबर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके लेटेक्स से रबर का फॉर्मेशन होता है, उन प्लांट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि रबर होता क्या है या व्हाट इज लेटेक्स। तो रबर है जो पौधों के द्वारा स्त्रावित एक रेजिन, गोंद, हाइड्रोकार्बन और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। रबर क्या है? रेजिन, गोंद, हाइड्रोकार्बन और अन्य पदार्थों का मिश्रण है। और रबर का जो स्त्रावण है, एंजियोस्पर्म के लगभग 80 कुलों की 2000 जातियां हैं जो रबर का स्त्रावण करती हैं। और जनरली जो ये प्लांट्स होते हैं, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये पादप है जो उष्ण कटिबंधीय या वह उपोष्ण या उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित रहते हैं। अब जो एंजियोस्पर्म के जो फैमिलीज है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जो रबर का स्त्रावण करती हैं, जैसे यूफोर्बिएसी, एस्टेरेसी, एस्क्लेपिडिएसी, एपोसाइनेसी, सेपोटेसी एक्सेप्ट्रा। ये जो कुछ फैमिलीज हैं, इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज है वो है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली का हेविया ब्रेसिलियंस नामक जो प्लांट होता है, जो इकोनॉमिकली या अपन कह सकते हैं कॉमर्शियली सबसे अधिक महत्वपूर्ण पादप है, क्योंकि विश्व उत्पादन का 97% रबर है इसी पादप से प्राप्त होता है। अब अपन चलते हैं रबर की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि रबर का सबसे पहला इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, या रबर के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ प्राप्त हुई थी। तो जो पश्चिमी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहां पर है जो रबर है जो सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा जो कोलंबस था, जिसने न्यू वर्ल्ड की खोज में हैती के निवासियों के पास पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि जो हैती के निवासी थे वो एक गोलाकार गेंदनुमा संरचना से खेल रहे थे। तो जो ये गेंदनुमा जो गोलाकार संरचना थी, उनको स्थानीय भाषा में केकुक या केचुक कहा जाता था, जो वाटरप्रूफ थी। और केचुक या केकू का मतलब होता है विपिंग ट्री, यानी कि विपिंग ट्री के गोंद से इस प्रकार की गेंद का फॉर्मेशन किया गया, जो कैसी थी? वाटरप्रूफ थी। इसके कुछ समय बाद में जो विपिंग ट्री से प्राप्त जो गोंद से बनी गेंद थी, उस केचुक पदार्थ को रबर नाम देने का श्रेय O2 के आविष्कार किया, ऑक्सीजन के आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले को जाता है। तो रबर नाम किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले ने दिया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने किसका आविष्कार किया था? O2 का आविष्कार किया था। इसके बाद में रबर की जल सह प्रकृति के कारण, यानी कि रबर है जो वाटर प्रूफ होता है, वाटर में डालने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो रबर की जल सह प्रकृति के कारण मैंगटॉस ने वस्त्रों को रबर द्वारा जल रोधी करने की विधि का विकास किया, लेकिन उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं। यानी कि रेनकोट का फॉर्मेशन है जो मैंगिटोस ने किया था। इसके बाद में चार्ल्स गुडईयर ने 1839 में वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किया। वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडईयर ने किया था। वल्कनीकृत रबर का मतलब होता है रबर का सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। इसके बाद में डनलप 1888 ने साइकिल का प्रथम वायु टायर विकसित किया। इसके बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक प्राकृत रबर या नेचुरल रबर का एकमात्र स्रोत था, वो था ब्राजील था। और इसका शिपमेंट पारा नामक बंदरगाह से होता था, इसलिए इसे पारा रबर कहा जाने लगा। तो कई कई जगह पर लिखा आता है पारा रबर क्या है। तो पारा का मतलब आप मरकरी मत समझना,
पारा है जो ब्राजील के अंदर पाए जाने वाली एक बंदरगाह का नाम था। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो नेचुरल रबर का जो शिपमेंट है इसी बंदरगाह से होता था, इसलिए इस रबर को पारा रबर कहा जाने लगा। अब अपन रबर के गुण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। तो रबर के गुण क्या है? तो रबर एक वायुरोधी यानी कि एयर टाइट जल से का मतलब होता है वाटर प्रूफ, चिरस्थायी, लचीला व प्रत्यास्थ पदार्थ है। कैसा पदार्थ है रबर? वायुरोधी, वाटर प्रूफ, परसिस्टेंट, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक मटेरियल है। और जनरली जो रबर होता है वो केमिकली मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर का मतलब होता है वृहद आणविक यौगिक होते हैं। तो रासायनिक रबर क्या है? वृहद आणविक यौगिक होते हैं, यानी कि मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड होते हैं। और इसका जो निर्माण होता है अनेक छोटे व सरल अणुओं के बहुलकीकरण से होता है, यानी कि जो रबर का फॉर्मेशन होता है छोटे और सरल अणुओं के पॉलीमराइजेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें बहुलक श्रृंखला की व्यवस्था है जो अनियमित होती है, इरेगुलरली है, जो पॉलीमरेज चेन है जो अरेंज रहती है। इसी कारण रबर के अंदर लचीलापन पाया जाता है। तो रबर का लचीलापन का गुण किसके कारण होता है? तो जो पॉलीमर चेन होती हैं उनकी व्यवस्था है जो इरेगुलर होती हैं, और इसी कारण है जो रबर के अंदर लचीलापन पाया जाता है। अब रबर के भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, तो या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। तो जनरली जो सामान्य ताप पर रबर है जो नरम और पारभाषक होता है, यानी कि सामान्य ताप कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रबर है जो कैसा होता है? नरम और पारभाषक या ट्रांसल्यूसेंट होता है। न्यून तापमान यानी कि 0 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रबर है जो कठोर और अपारदर्शी होता है। 20 डिग्री टेम्परेचर पर कैसा होता है? नरम और पारभाषक होता है, जबकि 0 से लेकर 10 डिग्री की टेम्परेचर पर है जो ये कैसा होता है? कठोर और अपारदर्शी होता है। और अधिक ताप पर यानी कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका लचीलापन समाप्त हो जाता है और ये चिपचिपा हो जाता है। जनरली जो रबर होता है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि कार्बनिक विलायकों के अंदर ये सोल्यूबल होता है, जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म के अंदर ये है जो सोल्यूबल होते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रबर की केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रबर है जो हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। तो रबर किसके बहुलक है? हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन। हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है? आइसोप्रीन। उसके पॉलीमर होते हैं। और इसकी जो आधारभूत इकाई होती है रबर की फंडामेंटल यूनिट है वो आइसोप्रीन यानी कि C5H8 है। रबर है जो हेलोजन अम्ल ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड व पोटेशियम पर मैग्नेट से रबर का है जो ऑक्सीडेशन हो जाता है। रबर में लगभग बोरान से 92 से 94% है जो रबर हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। इसके अलावा 3% रेजिन, 2% प्रोटीन और 0.2% है जो इसके अंदर एस या राख पाई जाती हैं। आपके सामने पॉलीटर्पिन की स्ट्रक्चर दे रखी है जो पॉलीमराइजेशन है किसका? आइसोप्रीन का। तो ये एक आइसोप्रीन है, एक आइसोप्रीन दूसरे आइसोप्रीन से अटैच होता है, दूसरा आइसोप्रीन तीसरे आइसोप्रीन से अटैच हो रहा है। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनती है जिसको अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो रबर क्या होते हैं? तो जो आइसोप्रीन होते हैं उनके बहुलक होते हैं। ये तो थे रबर के कैरेक्टर, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर। अब अपन रबर के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो रबर को पारा रबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका कारण भी मैंने बता दिया कि जो ब्राजील के अंदर जो रबर का शिपमेंट होता था वो पारा नामक बंदरगाह से होने के कारण इसका नाम है जो पारा रबर रखा गया। पारा रबर का जो बॉटनिकल नेम है वो हेविया ब्रेसिलियंसिस है और इसकी फैमिली है जो यूफोर्बिएसी है। हेविया है जो इसकी जीनस है और ब्रेसिलियंसिस है जो इसकी स्पीसीज है। अब पारा रबर का ओरिजिन कहाँ माना गया? तो जो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील की अमेजन घाटी है वहां पर है जो पारा रबर पाया गया। वहां पर रबर की वाइल्ड स्पीसीज भी पाई जाती हैं। अब जो रबर के प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि रबर का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पर होता है? तो श्रीलंका,
मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, थाईलैंड और अफ्रीका के अंदर होता है। और टोटल वर्ल्ड का 90% जो रबर का प्रोडक्शन है वो श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया और थाईलैंड के अंदर सम्मिलित रूप से होता है। तो इन सभी कंट्रीज से सम्मिलित रूप से टोटल वर्ल्ड का 90% रबर का प्रोटेक्शन है जो इन सब कंट्रीज के द्वारा होता है। भारत के अंदर जो रबर का वृक्षारोपण है जो 1905 में केरल में किया गया। सबसे पहले भारत के अंदर रबर का प्लांटेशन कहाँ पर हुआ था? केरल के अंदर हुआ था 1905 में। भारत में जो रबर उत्पादन का प्रतिशत वो है 54%, केरल के कोट्टायम व क्यूलोन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो भारत के अंदर जो रबर का प्रोडक्शन होता है उसका 54% भाग कहाँ से प्राप्त होता है? केरल के कोट्टायम और क्यूलोन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसके अलावा रबर का कल्टीवेशन है जो तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और गोवा के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रबर के बॉटनिकल कैरेक्टर या हीविया साइनेंसिस के बॉटनिकल कैरेक्टर क्या होता है। तो इसका जो प्लांट होता है वो तेज वृद्धि करने वाला शाखित वृक्ष है, यानी कि ब्रांच ट्री होती है जिसकी हाइट है जो 20 मीटर यानी कि लगभग 60 से लेकर 100 फुट होती है। इसके तने का जो व्यास होता है वो 2 से 3 मीटर यानी कि 6 से 9 फुट होता है। और शाखन के आधार से 4 से 5 मीटर ऊपर प्रारंभ होता है। मतलब शाखन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो आधार होता है आधार से 4 से 5 मीटर ऊपर की ओर है जो शाखन प्रारंभ होता है। इनकी जो लीव्स होती है वो सवृंत, संयुक्त और त्रिपर्णक यानी कि ट्राइफोलिएट होती है। इनके अंदर यौगिक असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है और इस पुष्पक्रम अक्ष पर लगे पुष्प छोटे, हरे व एक लिंगी होते हैं। नर पुष्प हैं जो पुष्पक्रम अक्ष पर नीचे की ओर, जबकि मादा पुष्प है जो पुष्पक्रम अक्ष पर ऊपर की ओर लगते हैं। इनका जो फ्रूट होता है वो त्रिकाष्ठी कैप्सूल होता है और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर है जो एक सीड होता है। परिपक्व फलों का जो विस्फोटन होता है वो विस्फोट विधि से होता है। विस्फोटन यानी कि जब फल मैच्योर हो जाते हैं उसके अंदर विस्फोटन हो जाता है और विस्फोटन के द्वारा सीड है जो बाहर रिलीज हो जाता है।